आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री आज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा इस दशक का बजट। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, प्रधानमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट ने किसानों के हित में लिए अनेक फैसले। किसानों के हित में 6 सूत्रीय नीति पर सरकार कर रही है काम। तिरुपति प्रसाद मिलावट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अदालत की निगरानी में जांच की मांग समेत कई अन्य याचिकाएं शामिल। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आगे और मजबूत होंगे दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी रिश्ते। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर युद्ध से किया इनकार, जबकि इजरायल ईरान के मिसाइल हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर कर रहा है विचार। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़कर 10वें से 5वें पायदान पर पहुंची। वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास दर के साथ महंगाई को काबू करना बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस जन भागीदारी के जरिए विकास की तमाम पहलों को बढ़ावा देने पर है। बैंकिंग, व्यापार नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनने के लक्ष्य के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था अद्वितीय तरीके से आगे बढ़ रही है। As India strives towards Vikasit Bharat, we require thought leaders and experts such as yourselves to guide policy making. From a policy standpoint, India's economic rise in the coming decades will be unique in a few ways. India seeks to double its per capita income in a matter of few years for its 1.4 billion population, which makes up about 18% of the global total. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में भारत के ही समाधान लागू करने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत की युवा जनसंख्या को स्वस्थ और मजबूत बनाना हमारी नीतियों की प्राथमिकता है। भारत में नवाचार आने वाले दिनों में और परिपक्व होगा। India's energy demand and energy use practices have something to offer to the world, such as the food to feed balance. The advent of new technologies may leave a more lasting impact on labor, including workers at all levels, than previous industrial revolutions did. The resulting economic and social impacts may be more profound than the world has ever experienced. While this is a global phenomenon, it is more acute for India, given its vast young population and the need to create livelihoods for millions. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाता के साथ साथ इन्हें ध्यान में रखकर इस दशक का बजट बनाया जाएगा। India's creditable economic performance in the recent decade was underscored by its leapfrog from the 10th to the 5th largest economy in a matter of 5 years. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में शुरू हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन कर रहा है। इस दौरान कल इंडो पैसिफिक में समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। कल सम्मेलन के दौरान फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आए विद्वानों और प्रतिनिधियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा पर अपने विचार रखे। कल सम्मेलन में चौपाल की चर्चा सत्र के दौरान नौवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से श्रीलंका के दौरे पर रहने वाले हैं। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वो नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा आपसी लाभ के लिए दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्रीलंका में नई सरकार के गठन के बाद जयशंकर की पड़ोसी मुल्क की ये पहली यात्रा होगी। डॉक्टर जयशंकर और उनका प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात के साथ बैठक करेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं और नवरात्रि के अवसर पर गरबा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले गृह मंत्री हीरामणि आरोग्य धाम डे केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ होगा। इसके बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह गांधीनगर निगम के कई विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें सेक्टर 30 उद्यान का उद्घाटन और पेथापुर चंद्रसर में तालाब का उद्घाटन शामिल है। अमित शाह मानसा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। सारी सुविधाओं को 421 बिस्तर वाला ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। केंद्रीय मंत्री नवरात्रि के पावन अवसर पर बहुचराजी माताजी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और बोडक देव वार्ड में रास गरबा महोत्सव में भाग लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक बयानबाजी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुनवाई होनी है। पुणे की अदालत को सांसदों और विधायकों के लिए एक विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है और वहां राहुल गांधी के वकील उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। आज राहुल गांधी कोल्हापुर जिले में एक विशेष कार्यक्रम के लिए भी आ रहे हैं। सीबीआई पटना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए की पटना शाखा के डेप्यूटी एसपी अजय प्रताप सिंह और उनके 2 एजेंट्स को 20 लाख रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तलाशी ली। सीबीआई ने इन अधिकारियों को ट्रैप बिछाकर रंगे हाथों पकड़ा जब वो अवैध रूप से रिश्वत ले रहे थे। एक शिकायतकर्ता ने सीबीआई से संपर्क कर आरोप लगाया कि एनआईए पटना के डीएसपी उसके परिवार को आपराधिक मामले में फंसाने और उसके परिवार को अवैध रूप से बिना लाइसेंस के हथियार रखने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज माउंट आबू में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया था। तो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होनी चाहिए। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न और स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी जुड़ती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है। जैसे बीके भाई बहन जैविक खेती को प्रोत्साहन किए हैं और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं।
बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। मिर्जापुर जिले के कछुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार रात करीब 1 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार 10 लोगों की मौत हुई और 3 गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर पर कुल 13 लोग सवार थे। छत की ढलाई पर वापस अपने घर मिर्जा मुराद वाराणसी जा रहे ट्रैक्टर सवार मजदूरों को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर सड़क हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। भारत और कजाकिस्तान के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 उत्तराखंड के औली में जारी है। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के 7वें अध्याय के तहत एक उप पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों के संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। ये संयुक्त अभ्यास अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों को कार्रवाई संचालन में केंद्रित करेगा। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, सामरिक स्तर पर संचालन के लिए अभ्यास और इसमें सुधार के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना भी है। सैन्य अभ्यास 30 सितंबर को शुरू हुआ। इसका समापन आगामी 13 अक्टूबर को होना है। ये संयुक्त अभ्यास 2016 से प्रतिवर्ष होता आ रहा है और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों के 120 जवान, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन, अन्य अंगों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के कर्मी भी शामिल हैं। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जहां हुए हत्याकांड में मारे गए एक ही परिवार के 4 लोग, पति पत्नी और दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम हो चुका है। रायबरेली से पुलिस शवों को उनके पैतृक निवास के लिए रवाना कर चुकी है और फिलहाल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आपको बताएं कि कल अमेठी में अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी, 2 मासूम बच्चों की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। मामला शिवरतनगंज थाना स्थित मां अहोरवा भवानी चौराहे का है। मृतक कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। मामले का सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने घटना पर शोक जताया, साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और तिरुपति प्रसाद मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट का मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र SIT के गठन का आदेश दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, SIT में CBI के 2 अधिकारी, राज्य पुलिस के 2 अधिकारी होंगे और FSSAI का 1 सदस्य भी शामिल होगा। वहीं कोर्ट ने केंद्र की मांग को भी खारिज किया है। केंद्र ने कहा कि SIT की निगरानी के लिए केंद्रीय अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। तो तिरुपति प्रसाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस मामले की जांच स्वतंत्र SIT को सौंपी है और ये जो पूरा मामला है वो तिरुपति प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला जो घी का मिलावट से जुड़ा हुआ मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र SIT के गठन का आदेश दिया है। साथ ही CBI के 2 अधिकारी, राज्य पुलिस
के 2 अधिकारी के साथ साथ FSSAI का भी एक अधिकारी इस पूरे SIT का जो गठन किया जाएगा उसमें शामिल होगा और फिर उस पर रिपोर्ट बनेगी। यानी साफ तौर पर स्वतंत्र SIT की जब बात हुई उसमें 2 CBI के अधिकारी शामिल होंगे, 2 राज्य सरकार के अधिकारी और एक फूड डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ अधिकारी जो इस पूरे मामले पर विस्तृत तौर पर रिपोर्ट तैयार करेगा। सीधे चलते हैं विकास सारथी के पास। विकास, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि SIT का गठन जब किया जाएगा तो उसमें आपके पास 2 CBI के अधिकारी, 2 राज्य सरकार के अधिकारी और एक अधिकारी FSSAI से जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल आंचल, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, आप याद करें कि इसमें कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई थी और ये दावा किया गया था कि ये पूरी जो बात कही जा रही है मिलावट वाली, इसको लेकर के इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। हालांकि ये पूरी तरह से लोगों की आस्था से जुड़ा मसला है, बावजूद इसके इस पर राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को कई बार सुना, कई दौर में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि बेहतर होगा कि इस मामले में एक स्वतंत्र SIT गठित की जाए। हालांकि आप याद करें कि इसमें स्टेट ने पहले एक SIT का गठन किया हुआ था, बावजूद इसके यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। अभी जो सरकार है उसमें और इससे पहले जो पूर्व सरकार थी उसके नेताओं के बीच ये दावे किए जा रहे थे, दोनों एक दूसरे को झूठा बता रहे थे। कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है और बेहतर ये होगा कि ये जो SIT है वो और एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी से 5 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई है, जो इसके बनाने के साथ साथ उन्होंने बोला अगर किसी भी तरीके की कोई इसमें आता है तो आप वापस इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ओके सर। तो विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। SIT का गठन किया गया, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ विकास, ये जो पूरी SIT के गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी है कि अब किस तरह से रिपोर्ट तैयार की जाएगी, क्या क्या आधार बनाए जाएंगे, रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो कब पेश की जाएगी? इसमें जो सबसे बड़ा विवाद था वो ये था कि जो TTD प्रशासन है, जो तिरुपति मंदिर का प्रबंधन जो करता है, उसका ये कहना था कि जो मिलावट पाई गई थी, उसके जो पदाधिकारी हैं जिन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने मिलावट वाले घी का इस्तेमाल करवाया, इन लोगों का ये कहना था कि सैंपल के एक फीचर है और उसमें जब ये टेस्ट फेल हुआ तो उन टैंकर्स को प्रसाद के लिए उसका घी इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि बेहतर होगा कि ये जो जांच हो उसमें राज्य के भी प्रतिनिधि हो, क्योंकि इसमें 2 पार्टियों का भी मसला है। कोर्ट ने कहा कि हम इस सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने दे सकते। आप लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं दोनों पार्टी के लोग, लेकिन ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा मामला है। इसीलिए बेहतर होगा कि एक तो इसमें 2 CBI के अधिकारी हों जिनको CBI डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे, इसके अलावा राज्य पुलिस के 2 अधिकारी हों, और तीसरा पक्ष है जो 5वें इसके सदस्य हैं वो FSSAI के प्रतिनिधि होंगे। वो FSSAI के चेयरमैन खुद भी हो सकते हैं या वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये 5 सदस्यों की टीम SIT जो है वो जांच करेगी। आप याद करें कि राज्य सरकार ने भी एक SIT गठित की है हाल ही में, उसको आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है कि अब वो SIT आगे अपनी कार्रवाई नहीं करेगी, और यही 5 सदस्यों की SIT जो भी जांच वो करेंगे उसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, एक रिपोर्ट दायर करेंगे। तो यहाँ पर इन याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण कर दिया है। जो पूरा विवाद है आंचल, अगर छोटे से बात में समझना चाहें, जो TTD के अधिकारी हैं, पूर्व जो अधिकारी हैं, उनका भी ये कहना है कि मिलावट थी, लेकिन वो 2 बातों को खारिज कर रहे हैं। पहला कि उसमें कोई पशु की चर्बी पाई गई, और दूसरा जब वो सैंपल फेल हो गए थे तो उनका इस्तेमाल प्रसाद के लिए नहीं किया गया। लेकिन अभी जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इसी सप्लायर ने, इसी कॉन्ट्रैक्टर ने पहले भी मंदिर को घी सप्लाई किया था, और लगातार जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उनकी शिकायत आ रही थी कि लड्डू के स्वाद में एक बदलाव है, कुछ खराबी आ रही है। इसी के चलते जो मौजूदा सरकार है उसका दावा है कि पहले भी ये घी इस्तेमाल किया गया। हालांकि जो पुराने प्रशासन से जुड़े लोग हैं वो इसको खारिज कर रहे हैं। यही पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि CM को तुरंत इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, एक गलत छवि गई है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। बेहतर होता कि वो जांच के निष्कर्ष को आने देते, SIT के जांच के गठन के बाद उनको रुकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बयान पहले दे दिया और उसके 9 दिन बाद लगभग FIR दर्ज की गई और SIT गठित की गई। इसीलिए
जो बेहतर तरीका है वो जी। ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर एक इंडिपेंडेंट टेस्ट आईटी इसमें बन जाए। विकास, लेकिन यहाँ पर केंद्र ने जिस तरह से एसआईटी की निगरानी के लिए केंद्रीय अधिकारी की नियुक्ति की भी बात की थी, जिसे सिरे से खारिज किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि केंद्र की किसी दलील को खारिज कर दिया गया या केंद्र का कोई इसमें स्टेक था, क्योंकि सेंटर से ये पूछा गया था पिछली बार सुनवाई में कि उनको क्या लगता है जो भी एसआईटी है उसकी जांच होते रहने दी जाए या फिर एक नई एसआईटी या सीबीआई जांच की जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनको जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक किसी भी सदस्य को लेकर के जो राज्य की एसआईटी है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं दिखती है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि जहां तक बात करें कि संतुलन के इंटरेस्ट में, ताकि किसी को ये ना लगे कि राज्य के लोगों का इसमें प्रभाव रहा, तो बेहतर होगा कि इसकी निगरानी केंद्र के किसी बड़े अधिकारी द्वारा कराई जाए। तो वो आप देखें कि उसमें जब सीबीआई के 2 अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है तो वो बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बरकरार कर दिया है कि केवल स्टेट पुलिस जो कहेगी वही ना अंतिम सत्य ना माना जाए। स्टेट पुलिस के 2 अधिकारी, सीबीआई के 2 अधिकारी और एफएसएसएआई के अधिकारी जो ये स्पष्ट कर पाए कि अगर वो मिलावट थी तो उस मिलावट में कौन सी चीजें थी, कौन से इंग्रेडिएंट्स थे, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा आपस में विवाद है और एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। जो पुराना प्रशासन है वो ये कहता है कि कभी भी पशु की चर्बी कोई नहीं पाई गई और ना ही इस तरह के मिलावट वाले घी का इस्तेमाल प्रसाद के लिए किया गया। मिलावट की बात वो भी मान रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए हम लगातार सैंपल लेते रहते हैं और जब भी सैंपल फेल होते थे। जी, तो बड़ी खबर, उन टैंकर्स को एक जगह पे रख दिया जाता था और उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अच्छा, क्योंकि इसमें एफएसएसएआई का जो एक अधिकारी है वो भी शामिल होगा विकास, तो साफ तौर पर जो तमाम सैंपल्स है, यानी कि जो पहले प्रसाद बांटा जाता था, उन सैंपल्स की अब साइंटिफिक तरीके से लैब में जांच होगी तो प्रमाणिकता स्थापित करना आसान होगा। चलिए, विकास के पास कुछ ही देर में जाएंगे, लेकिन विकास ने बहुत अहम जानकारियां हमसे साझा की कि जो तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद का पूरा मामला है, इस पे अब एक स्वतंत्र एसआईटी की जांच होगी। विकास फिर से हमारे साथ जुड़ गया। विकास, तो एफएसएसएआई के अधिकारी के लिए भी बड़ी चुनौती ये रहेगी कि किस तरह से सैंपल्स को, उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत ज़रूरी होगा लैब के जरिए कि आखिरकार वजह क्या रही, जो घी की मिलावट है क्या वो वजह है या पशु चर्बी अहम वजह रही। बिल्कुल, एफएसएसएआई को इसीलिए इसमें रखा गया है क्योंकि वो एक्सपर्ट बॉडी है और वो बेहतर बता पाएंगे कि जो अगर मिलावट थी, मिलावट की बात को कोई भी यहाँ पर खारिज नहीं कर रहा है, मिलावट जरूर यहाँ पर थी, वो सैंपल जब्त किए गए, लेकिन ये मिलावट किस तरह की है ये तय कर पाने में एफएसएसएआई की अहम भूमिका होगी। और ये एसआईटी ये भी बता सकती है कि क्या और बेहतर तरीके हों। एफएसएसएआई ये भी सजेस्ट कर सकती है कि क्या और बेहतर तरीके हों भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। लेकिन अभी जो पूरा विवाद चल रहा है वो इस बात को लेकर है कि जो मिलावट हुई थी क्या उसका इस्तेमाल प्रसाद बनाने के लिए किया गया, क्योंकि कोर्ट भी लगातार इस बात पर कायम है कि अभी तक जो भी चीजें रखी गई हैं, चाहे वो एफआईआर जो दर्ज की गई वो हो, शिकायत जो की गई है वो, उससे कहीं पर भी ये बात स्थापित नहीं हो रही है कि जो मिलावटी घी था उसका इस्तेमाल प्रसाद बनाने के लिए किया गया। मिलावटी घी पकड़ा गया, उसको जब्त कर लिया गया, टैंकर्स को अनुमति नहीं दी गई। लेकिन जो इस मामले में अभी का जो सरकार है वो ये कह रही है कि पहले भी सप्लायर ने इसी तरह का घी मंदिर को सप्लाई किया, उस वक्त ये सैंपल्स एक लोकल लैब में भेजे गए थे, इसीलिए इतनी विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जो गुणवत्ता है, जो स्वाद है प्रसाद का, उससे ये बात दिख रही थी, लोगों को लगातार शिकायतें आ रही थी कि कुछ ना कुछ लड्डू में गड़बड़ी है। तो इसीलिए ये जो मौजूदा सरकार है वो इस बात पर अडिग है कि गड़बड़ी हुई है। लेकिन पिछला प्रशासन जो है वो ये कहता है कि हमने जब टेस्ट करने के बाद सैंपल पकड़ लिए थे, जब्त कर लिए थे, तो उनको आगे नहीं बढ़ाया गया, वो टैंकर्स जब्त ही रहे। पूरा विवाद इसी बात को लेकर है कि आखिर में प्रसाद में मिलावट थी या घी में मिलावट थी और इस घी को रोक लिया गया। बिल्कुल। एक चीज़ और विकास से समझना चाहेंगे, क्योंकि इसको लेकर बहुत राजनीति भी हुई और जिसका संज्ञान कोर्ट ने भी लिया, कोर्ट ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी की, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि तमाम अगर हम इन बयानबाजियों को देखें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी सिर्फ अभी ऊपरी तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसके तले में जाएंगे तो बहुत सी सच्चाइयाँ ऐसे निकल कर सामने आएंगी। इन तमाम बयानबाजियों को देखते हुए एसआईटी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा अपनी रिपोर्ट को तैयार करना? बिल्कुल आंचल, चुनौतीपूर्ण काम तो होगा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि इसमें सीबीआई के जो अधिकारी रखे गए हैं
उनको मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आप कह सकते हैं केस है। इससे जटिल जटिल मामले सीबीआई के सामने आते हैं। जब जांच होगी तो ये बात सामने आएगी और स्पष्ट ये बात कम से कम स्पष्ट तौर पर पता चलेगी जो सप्लायर है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसने क्या पहले भी इसी तरह का एडल्टरेटेड घी मंदिर को सप्लाई किया था जिसका इस्तेमाल प्रसाद बनाने में किया गया। सबसे मूल विषय यहाँ पर आंचल यही है कि क्या लोगों को मिलावटी प्रसाद दे दिया गया, उनकी भावनाओं को आहत किया गया, उनकी आस्था को चोट पहुंचाई गई, या फिर अगर उस सैंपल को पकड़ लिया था समय पर वहां के प्रशासन ने तो उसको प्रसाद में जाने से रोक दिया गया और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस मामले में। और जब इस रिपोर्ट की तैयारी की जाएगी तो तमाम क्या केंद्र बिंदु रखे जाएंगे अधिकारियों के समक्ष, और इस जांच की जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद किस तरह के कानूनी प्रारूप, यानी किसी भी मामले को लेकर जब एसआईटी गठित होती है तो उसके अगला कानूनी प्रारूप क्या होता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा जब हम कानून के लिहाज से देखें तो? बिल्कुल आंचल, देखिए एसआईटी में अब कई पहलू आएंगे सामने। ना केवल मिलावट तक हो सकता है ये बात रुके, बल्कि इस पहलू की भी जांच की जा सकती है कि आखिर इस कॉन्ट्रैक्टर को कैसे रखा गया, वो प्रक्रिया क्या थी, समय समय पर इनके जो सैंपल्स आते हैं उनको जांच करने की का तरीका क्या था, ये पूरी प्रक्रिया जो थी, कितने लोगों ने बिड किया, इसी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, ये सारी बातें भी एसआईटी देख सकती है। और जब ऐसा पाया, अगर सीबीआई अधिकारी क्योंकि इसमें हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं कोई क्रिमिनलिटी की बात नजर आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया इसी में कुछ गड़बड़ी है, मिलावट की बात तो है ही है, इसके अलावा वित्तीय अनियमितताएं भी हैं, तो एसआईटी फर्दर रिकमेंडेशंस कर सकती है अपनी रिपोर्ट में कि संबंधित कोर्ट इस मामले में कार्रवाई करें, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये भी एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट होगी उसका हिस्सा हो सकता है, इसकी भी संभावना है। और राज्य पुलिस के 2 अधिकारी जिस तरह से एसआईटी की टीम में शामिल हैं, ये किस तरफ इशारा करता है? क्योंकि तमाम अगर हम सबूतों की बात करें तो सीधी सी बात है, क्योंकि राज्य का मामला है, उनके पास पुख्ता कई साक्ष्य भी होंगे, तो इस लिहाज से उन 2 अधिकारियों का शामिल होना भी बहुत अहम हो जाता है इस पूरी एसआईटी में। विकास बिल्कुल, क्योंकि अभी राज्य ने एक एसआईटी गठित की ही थी और वो जांच, उसकी एक कुछ प्रारंभिक जांच हुई भी थी। ऐसे में जो स्थानीय पुलिस है उसका फायदा हमेशा एसआईटी को होता है, चाहे वो पूरी प्रक्रिया को जानना हो कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला, किस तरह से पूरी घी की सप्लाई होती थी, कहां से घी आता था, कौन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। क्योंकि वापस आऊंगी, बड़ी खबर एक और आ रही है हमारे पास, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से इस वक्त लाइव हैं। हीरामणि आरोग्य धाम डे केयर हॉस्पिटल में वो वहां पर हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वहां पर, शुभारंभ कर रहे हैं। आज जन सहायक ट्रस्ट द्वारा संचालित हीरामणी आरोग्य धामना उद्घाटनનો કાર્યક્રમ બીજા નોરતાના દિવસે નરહરિભાઈએ આયોજિત કર્યો છે। રાજનીતિમાં ઉતાર ચઢાવ ઘણા બધાના જીવનમાં આવે, નરહરિભાઈના જીવનમાં પણ આવ્યા, પરંતુ સતત કાર્યરત રહી कोई न कोई माध्यमथी समाजनी सेवा करवी, लोकोनी सेवा करवी अने समस्याओं निराकरण करवू बहु ओछा लोको करी सकता होय छे। नरहरिभाई तमे एने सातत्यपूर्ण करी। पहला क्रिकेट एसोसिएशन ना माध्यमथी गुजरात भરના ખેલાડીઓને सारी माળખાકીય सुविधाओं ઊભી करवी, પછી શિક્ષાના સાથે સ્કૂલના માધ્યમથી જોડાઈ લગભગ 4000 બાળકોને સારું શિક્ષણ, ન કેવળ શિક્ષણ, બાળકોના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે તમે પ્રયત્ન કર્યો। ઘરડાઘર પોતાના વતનની અંદર આ હોલ બનાવવાનો अन्नपूर्णा ट्रस्ट अनेक गतिविधियों સાથે જોડાયા પછી અંતે। तो आप सुनते गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि हीरामणि डे केयर हॉस्पिटल उसका शुभारंभ उन्होंने किया, यहाँ पर वो संबोधन दे रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या?
सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। कैबिनेट के फैसले पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट ने किसानों के हित के लिए अनेक फैसले लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में 6 सूत्रीय नीति पर काम कर रही है। किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती। किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को देश हित के लिहाज से बताया। एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। कृषि मंत्री ने बीज पर जो फैसले लिए गए केंद्र द्वारा उसका भी जिक्र किया है। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएगी और उन राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, जैसे धान खरीफ की हो गई तो बाद में खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें नमी इतनी रहती है कि धान के बाद ये फसलें ली जा सकती है। इंटर क्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे। कपास है तो उसके बीच में सोयाबीन, अलग अलग फसलों के बीच में ये फसलें लगाई जा सकती है और पूरी खरीद किसानों से करेंगे। एक बड़ा फैसला ये कल हुआ है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि प्रमुख नदियां गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 30 से अधिक टीमें तैनात हैं। 3.5 लाख से अधिक आबादी को बचाया गया है और सुरक्षित स्थानों पर आश्रय दिया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने कल अधिकांश प्रभावित स्थानों पर सूखे राशन के पैकेट का वितरण किया। बाढ़ से प्रभावित आबादी को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सामुदायिक रसोई भी चलाई जा रही है और ज़रूरत के अनुसार पॉलिथीन शीट और नावों की व्यवस्था भी की गई है। इस बीच कृषि विभाग ने क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन भी शुरू कर दिया। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर अपनी उग्रता से कोसी क्षेत्र के लोगों के बीच दहशत फैला रही है। करीब 56 सालों के बाद नदी ने अति रौद्र रूप धारण किया। हालांकि अब कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। कोसी का रौद्र रूप अब शांत हो रहा है। 28 सितंबर को कोसी में आई बाढ़ के कारण सुपौल के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कोसी में आई प्रलयकारी बाढ़ ने जिले के 5 प्रखंडों की 10 पंचायतों को पूर्ण और 21 पंचायतों को प्रभावित किया है। बाढ़ के कारण 1,30,235 लोग बेघर हो गए, जो आज भी अपना घर द्वार छोड़कर तटबंध पर या फिर अपने संबंधी के यहाँ शरण लिए हुए हैं। हालांकि अब बाढ़ का पानी कम होने लगा है और लोग अपने घर की तरफ लौटने लगे हैं।
कोसी ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों को रात में बेघर होना पड़ा। खेतों में लहलहाती फसलें नष्ट हो गईं, मवेशी बेहाल हैं और लोगों के पास आज ना तो भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही पीने का साफ पानी उपलब्ध है। हालांकि इलाके में जिला प्रशासन और राज्य सरकार बड़े स्तर पर राहत का कार्य कर रही है। सभी लोगों ने मिल करके, जितने भी तटबंध के अंदर में जनप्रतिनिधि से लेकर के और पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबों के माध्यम से सूचना दे करके लोगों को सतर्क करने का मौका हम लोगों के पास में उपलब्ध हो गया, जिसके कारण सभी लोग सतर्क थे। 6.5 लाख 7 लाख के डिस्चार्ज को झेलने के लिए सतर्क थे, इसीलिए जो है सो कम कैजुअलिटी हो सका और बचाव हो सकी। जिला प्रशासन तटबंध के अंदर बसे लोगों के बीच सूखा राशन, पॉलिथीन शीट, पशु चारा का वितरण नियमित रूप से कर रहा है। डीएम कौशल कुमार ने कहा कि घर व फसल क्षति का आकलन कर प्रभावित लोगों को जल्द ही राशि भेज दी जाएगी। प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री आपदा कोष से भी जल्द पैसा दिया जाना है। बिहार कोसी बराज से अप्रत्याशित डिस्चार्ज हुआ था, उसमें काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और हमारे डेटा के अनुसार करीब 31 पंचायत प्रभावित हुए हैं जो तटबंध के अंदर बसते हैं। इसमें 10 पूर्ण रूप से और 21 आंशिक रूप से प्रभावित हुए। कुल करीब 1.5 लाख आबादी प्रभावित हुई है। लेकिन आबादी प्रभावित हुई है तो आबादी प्रभावित जो हुई है वो तटबंध पे शरण लिए हैं। हम लोगों ने करीब 50,000 लोगों को निष्क्रमित भी किया है। एनडीआरएफ की टीम एक चल रही है, 2 एसडीआरएफ की टीम चल रही है। बाढ़ के बाद जब लोग अपने घर लौट रहे हैं तो एक नई जंग सा माहौल है। कई घर टूट गए हैं, जो बचे हैं उनमें बाढ़ के बाद गाद भर गई है। कई जगह सड़क ही टूट गई है। ऐसे में उन्हें आवागमन के लिए भी सोचना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। अब लोग अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन टूटी हुई सड़कें और उनके टूटे हुए घर उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। ऐसे में लोग राहत की मांग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जो रोड है वो काट कर नदी का पानी जो बह कर के खेतों में आया है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से लोग आ करके वहाँ इंतज़ार करते हैं नाव से इस पार से उस पार जाने के लिए। यही स्थिति कमोबेश हर गांव की है। ऐसे में जो लोगों की उम्मीद है वो सरकार से काफ़ी ज़्यादा है। डीडी न्यूज़ के लिए सुपौल से कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण। और आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पूर्व सांसद और भाजपा नेता अर्जुन सिंह पर हमला हुआ है और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। बम के छर्रे से अर्जुन सिंह जहां घायल हुए हैं, वहीं उनके 2 अंगरक्षक भी घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और उनके पश्चिम बंगाल स्थित घर पर आज सुबह देसी बम फेंके गए। इसके अलावा कई राउंड की फायरिंग भी की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के इस इलाके में जो अर्जुन सिंह सांसद हैं, पूर्व सांसद, उनके घर के बाहर ये जो देसी बम हैं वो फेंके गए, जिसकी वजह से उनके 2 अंगरक्षक भी घायल हुए हैं। जिस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लग रहा है कि ये हमले उन्हीं के द्वारा किए गए। बम के जो छर्रे हैं वो अर्जुन सिंह को लगे, जिसकी वजह से वो घायल हैं और उनके 2 अंगरक्षक भी घायल हुए हैं। हालांकि लगातार पश्चिम बंगाल में ख़ासतौर पर जो बीजेपी के वरिष्ठ वहाँ नेता हैं, उन पर इस तरह की हमले की घटनाएं बहुत आम हैं और इसकी खबरें लगातार सुर्खियों में छाई रहती हैं। हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी इस पूरी बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? हालांकि अगर बात की जाए तो भाजपा के तमाम नेताओं पर इस तरह के हमले वहाँ पर किए जाते हैं और अभी अर्जुन सिंह की क्या हालत है और साथ ही साथ क्या वजह रही जो बम के छर्रे उनके घर पर फेंके गए? देखिए आंचल, इस तरह की एक बड़े नेता की घर पे इस तरह की खुले आम दिन में चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो देसी बम हो, चाहे कुछ भी हो या पत्थर हो, फेंकना और जिसका वीडियो लोगों को मिल जाना, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक पूर्व सांसद और इस तरह की एक कंधावर नेता भी बंगाल की मिट्टी पे वो सुरक्षित नहीं है। और ये जो जगह है भाटपाड़ा, जो बैरकपुर कंस्टिट्यूएंसी की दायरे में आते हैं, जो जहाँ से अर्जुन सिंह पहले सांसद हुआ करते थे, अपने ही घर पे इस तरह से उनके ऊपर आक्रमण, ये
बताया जाता है, यह दर्शाता है कि बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कैसी है। और मैं अर्जुन सिंह के बारे में बताऊं कि उनकी ट्रीटमेंट जारी है। छर्रे जो लगे हैं उनसे मैं एकदम बोमा फेंका था उसके ऊपर उनकी घर के, तो इसीलिए वो खिड़की के अंदर से जो छर्रे है वो छर्रे उनका पैर पे लगे हैं, तो उनकी जो इलाज ये जारी है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये काफी खतरनाक बात है जब हम नवरात्रि में हो, जब हम दुर्गा पूजा की तैयारी में हो। जी प्रसन्नजीत, तो प्रसन्नजीत जी बोलिए प्रसन्नजीत। मैं वही कह रहा था कि मैंने वैसे ही बंगाल दुखी है, पूरे देश दुखी है इस नवरात्रि की और दुर्गा पूजा के समय पे आर्जिकर की घटना के कारण। और इस तरह से जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है बंगाल में, उस तरह से लोग दुर्गा पूजा में इस बार अपने आप को नहीं पा रहा है क्योंकि लोग दुखी है। और ऐसे समय अच्छा, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है प्रसन्नजीत, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि साफ तौर पर टीएमसी के लोग तो शामिल हैं, वहीं जो स्थानीय पार्षद हैं उनके बेटे इस हमले के पीछे हैं। ऐसा ही बताया जा रहा है कि उनके बेटे जेल के अंदर हुआ करता था और कुछ ही दिन पहले वो उनको जमानत मिलकर वो बाहर आए हुए हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस की पार्षद है वो बाहर रहने लायक है या अंदर उनकी जो रिश्तेदार भी है वो जेल के बाहर रहने का लायक है या जेल के अंदर ही रहना चाहिए उन लोगों को। और एक तरफ दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी पिछले 2 दिनों से जगह जगह पर घूमकर पंडाल की इनॉग्रेशन में लगी हुई है कि जिस तरह से आर्जिकर की घटना है उससे लोगों की ध्यान हट जाए। लेकिन उसके बीच बीच इस तरह से बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसा है, एक पूर्व सांसद एक प्रदेश स्तर की नेता उनकी घर पे, मतलब रास्ते पे नहीं है, किसी दूसरे जगह पे नहीं है, उनकी घर पे सीधी तरह से इस तरह की आक्रमण, इस तरह से बोमा फेंकना, इस तरह से गोलीबारी करना, ये बंगाल की जो कानून व्यवस्था है उसकी जो चरमराते बिल्कुल चरमराती हुई कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की और कहीं ना कहीं बौखलाहट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, उनके घर पर देसी बम फेंके गए जिसकी वजह से वो छर्रे उनके पाँव में लगे, उन्हें चोट लगी और वहीं उनके साथ उनके 2 अंगरक्षक भी घायल हुए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जुलाई 2025 की, जहां ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में प्रगति कार्यों की समीक्षा की गई है। छोटे छोटे निर्माण कार्य हैं जी, जैसे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, फायर स्टेशन है, इस प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं, एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो पूर्ण हो गए हैं उनको अब किस्तों में ट्रस्ट को हैंडओवर करना शुरू किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि यदि कोई और विपरीत परिस्थितियां नहीं होती तो जुलाई 2025 तक निर्माण पूरा होकर के 90% एजेंसी यहां से निकल जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वॉशिंगटन डीसी में CSIS इवेंट में भाग लिया। भारत के विकसित विनिर्माण परिदृश्य पर संबोधन देते हुए उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक सुधार, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाएं भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल रही हैं। इस मकाम को हासिल करने में मेक इन इंडिया पहल की भूमिका भी उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है। उन्होंने माना कि हम भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। The fact that Indian economy grew by 90% when the world economy grew by about 35% in the last 10 years, and we have maintained our manufacturing share at 17% despite all these challenges in the next decade or thereabouts, and truly make India the manufacturing powerhouse of the world.
छठे भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ा एक MOU जो है वो भी हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं का विस्तार और विविधता लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार और वाणिज्यिक साझेदारी के अपार अवसरों का लाभ उठाकर नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना और मौजूदा क्षेत्रों को मजबूत करना जारी रखा जाएगा। First of all, let me say it on record loud and clear that India looks at the United States of America as one of the most reliable trade partners, an outstanding trade partner with whom we are increasingly expanding our relations and our trade, both in goods, services, technology, investment, in every respect. Under the Modi government had excellent relations with the Obama administration, with the Trump administration, with the Biden administration, and going forward we will continue to have excellent relations with the United States of America. और आइए बात करते हैं नवरात्रि की आदिशक्ति की आराधना से जुड़ी हुई। शारदीय नवरात्र के दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। आज दूसरा दिन है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर में आज सुबह मां की विशेष पूजा की गई। वहीं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी सुबह से ही आरती हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के काली मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भक्त मां दुर्गा की पूजा करते हुए दिखाई दिए। हरियाणा के पंचकुला, जम्मू और असम में भी मंदिरों में देवी दुर्गा के मंदिरों में लोग भक्ति भाव और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है, उनकी आराधना की जाती है। सभी भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। देश के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला दिल्ली के छतरपुर मंदिर में। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के साथ ही भक्त पूजा करने के लिए मंदिरों में आने लगे। आज नवदुर्गे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को याद करते हुए और एक अलग ही मस्ती होती है। जो 9 दिन का उत्सव है, इस उत्सव की बात ही अलग होती है। पूरे 6 महीने इंतजार करते हैं और ये शारदीय नवरात्रि है। और यह देख रहे हैं जो ध्यान में है, कुछ ध्यान करके मां को याद कर रहे हैं, कुछ मां के रंग में भजनों पर झूम रहे हैं। यहाँ कुछ बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। दीदी, आप अलग ही रंग में मां के बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइम ही ऐसा है, नवरात्रों का टाइम है और हम हमेशा हर बार माँ कात्यायनी के मंदिर आते हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल भक्ति के रंग में हम सब रंग गए। 9 नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। आप क्या कुछ किया आज? सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी का रंग हरे रंग का, तो सुबह सुबह पूजा करके जोत जला के माँ कात्यायनी के दर्शन के लिए छतरपुर में हर नवरात्रों में आते हैं हम लोग। यहीं पे सुबह मॉर्निंग में सारी पूरा योगा ग्रुप लेके, तो हर नवरात्रि में माँ छतरपुर माँ कात्यायनी के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर। आप माँ के ही रंग में झूम रहे हैं, आँख बंद करके माँ को याद कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम भगवान का नाम ऐसे ही लगते हैं। जय माता दी। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ, मंदिरों वाले शहर से, पर मैं रहती दिल्ली में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के ही शहर से आप आते हैं और आज माँ के दर्शन कर रहे हैं। और बहुत 9 दिन के व्रत है। 9 दिन के व्रत है हमारे। तो 9 दिन के व्रत में माँ को याद कर रहे हैं, माँ की उपासना कर रहे हैं और माँ के ही भजनों पर झूम रहे हैं। आप कहाँ से दीदी? बहुत ही खुश नजर आ रही है। जय माता दी। मैं 84 से इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि शक्ति मिल गई मुझे माँ से। जैसे इन्होंने कहा, यहाँ आकर
जब मैं यहाँ आती हूँ तो बहुत शक्ति मिलती है। और सही कहा है, क्योंकि जो ये प्रांगण है, जब आप मंदिर के प्रांगण में आते हैं तो एक अलग ही जोश, एक अलग ही भक्ति की अनुभूति होती है। और आप देख रहे हैं सुबह से ही जयकारे लग रहे हैं, माँ को याद किया जा रहा है। और माँ के नवरात्रों में जो दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी के पूरे हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिकेत दुबे के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्यौहार और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर और सभी थाना प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में आगामी त्योहारों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। इस त्यौहार के दौरान क्या क्या करना है और किस चीज़ का ध्यान रखना है, इन पर निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मिशन शक्ति पर जो नया फेज शुरू होने वाला है उस पर भी सभी को निर्देश दिए गए और साइबर क्राइम पर भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण मीटिंग जो है कमिश्नर सर ने ली है, जिसमें आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। क्या क्या उसमें करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत माइन्यूटली सारे निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण क्राइम जो पेंडिंग हैं उन पे भी जो है सर के द्वारा जो है थाना अध्यक्षों से पूछा गया है और जल्दी उनको वर्कआउट करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जैसे मिशन शक्ति का एक नया जो फेज शुरू होने वाला है उसके बारे में भी उनके द्वारा एक विस्तृत सभी को निर्देश दिए गए हैं। साइबर क्राइम पे भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो ये तमाम जो बिंदु थे जो महत्वपूर्ण चल रहे हैं उसके बारे में आज ये बैठक हुई है। स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर प्रवक्ता, पत्रकार, वकील, इंडियन होमरूल सोसाइटी इंडिया हाउस के संस्थापक पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1857 को गुजरात के मांडवी में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम देश को स्वतंत्र करवाने वाले क्रांतिकारियों में अगली पंक्ति में लिखा जाता है। उन्होंने अंग्रेज़ों के गढ़ लंदन में स्वाधीनता संग्राम की अलग जगाई। प्रधानमंत्री ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के वीर सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने अपने क्रांतिकारी कदमों से देश की स्वतंत्रता के संकल्प में अद्भुत शक्ति भरने का काम किया। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। ईरान ने बीते दिनों इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी और इससे इजराइल के तेल अवीव शहर में लोग दहशत में आ गए, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िला में भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनके घर वाले इजराइल में हैं। बाराबंकी ज़िले में देवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत साले नगर में नई बस्ती के 35 लोग इजराइल गए हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों के चलते इजराइल गए कामगारों के परिजन काफ़ी चिंतित हैं। इजराइल में काम कर रहे लोगों ने बताया कि काम करते वक्त अचानक से सायरन बजने लगता है, मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट का मैसेज आता है। अलर्ट मिलते ही वो अपने आसपास बने बंकर के अंदर जाकर जान बचाते हैं। फिलहाल परिजन सरकार से मदद मांग रहे हैं। गए मजदूरी करने के लिए। हाँ, हमला हुआ है, बैंकर के पास लड़के हैं। वापस आएंगे, जब 20 लड़के हैं तो साथ में ही आएंगे। सुरक्षित रखें उनको और का बढ़िया सही सलामत रहे लड़का। अपन गए हैं मजदूरी करने के लिए, सोचते हैं कि कहते हैं कि सब कुछ का हो जाए काम तो साथ में आएंगे। टेंशन तो है हमका कि मैंने हमारे भैया अच्छा से रहे, अच्छा से आए, अच्छा से जाए। छड़ा है लेकिन वो सब ठीक है। ठीक है। कहते हैं सुरंग जैसे वो वहाँ से जैसे गोला वोला छूटता है ना, तो सुरंग में आकर के चल जाते हैं। गोला बारूद चल रही है वहाँ का जानकारी हुई कि और बच्चे बचने के लिए भाई सारन कुछ बचता है 3 मिनट पहले तो बंकर में घुस जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर युद्ध से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध पूर्ण रूप से नहीं बदलेगा, जबकि इजराइल ईरान के मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। भारतीय टीम प्रतियोगिता में ग्रुप ए में है, जहां भारत की सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी न्यूजीलैंड की टीम है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।